हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ईंधन संसाधन के अंतर्गत जो है हम आज ईंधन पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ईंधन से रिलेटेड जैसे कि आपको देखने को मिलेगी कि कितने प्रकार से हम ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करने के पश्चात ईंधन हमको प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईंधन आपको तीन रूप में देखने को मिलते हैं। गैस रूप में ईंधन देखने को मिलता है, ठोस रूप में आपको ईंधन गैस देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे द्रव्य रूप में भी आपको ईंधन देखने को मिलता है। तो ईंधन के कई प्रकार होते हैं और ईंधन के रूप में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईंधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। अगर आप देखेंगे ईंधन तो कोई भी ऐसी वस्तु या प्राकृतिक वस्तु हो जिसको जलाने से ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ईंधन कहलाता है। अब ईंधन में आप देखेंगे तो ईंधन के स्रोत के आधार पर आपको बहुत सारे ईंधन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, क्योंकि ईंधन से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप देखेंगे कि कोयले के माध्यम से, गैस के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में या फिर दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं। तो उसी आधार पे आप देखेंगे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, जहां से हम ईंधन के रूप में या ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है वो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऊर्जा के प्रमुख उपयोग, ऊर्जा आपको कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, तो सीमित स्रोत भी हैं और असीमित स्रोत भी हैं। देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के बहुत सारे आपको प्रकृति में स्रोत देखने को मिलेंगे। स्रोत मतलब सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ सीमित सोर्स भी कहलाते हैं और कुछ असीमित स्रोत या सोर्स भी कहलाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें असीमित सोर्स या फिर असीमित स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जिससे लगातार हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और लगातार हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, ऐसे स्रोत कहलाते हैं असीमित स्रोत, जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमको उससे क्या प्राप्त होती रहेगी, ऊर्जा प्राप्त रहेगी, ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी प्रकाश के रूप में। उसी तरीके से आप देखेंगे सौर ऊर्जा के बाद आपको देखने को मिलेगा भूगर्भीय ऊर्जा। भूमि के अंदर जो ऊर्जा पाई जाती है, भूमि के अंदर जो ऊष्मा पाई जाती है, उसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। जो ऊष्मा होती है उसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं, और भूगर्भीय ऊर्जा कहलाती है वो। भूमि के अंदर जो ऊष्मा पाई जाती है उसको कहा जाता है भूगर्भीय ऊर्जा। जो जब तक भूमि रहेगी तब तक वो ऊष्मा लगातार हमको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान है, भूमि का जो तापमान है, वो सूर्य के प्रकाश से लगातार क्या होता रहता है, गर्म रहती है। भूमि गर्म रहती है और उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। फिर बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों के माध्यम से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो पवन ऊर्जा कहलाती है। अब अगर आप पवन ऊर्जा में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाएगा, और भारत का जो तटीय भाग है, मतलब समुद्र से लगा हुआ भाग, यहाँ पर जो है गर्म हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं चलती हैं? गर्म हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं का उपयोग पवन चक्की चलाने में किया जाता है। पवन चक्कियां चलाई जाती हैं और इन पवन चक्कियों से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आप देखेंगे वर्षा। वर्षा के पानी से भी क्या किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। एक ये भी आपका क्या हो जाएगा, असीमित स्रोत के अंतर्गत आएगा। और फिर आप देखेंगे ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति मतलब आप देखेंगे ज्वार भाटा, आपने देखा होगा समुद्र में बड़ी बड़ी जो हैं वो लहरें उठती हैं, जिनको ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा, जो सबसे विशाल ज्वार भाटा हमको देखने को मिलता है, वो 13 घंटे में एक बार उठता है समुद्र के अंदर। और उन ज्वार भाटा जो उठते हैं, पानी की जो लहरें उठती हैं, उन पानी की लहरों में अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि वो पानी के अंदर क्या होती है, स्थितिज होती है, पानी के अंदर स्टोर होती है।
है ना। अगर पानी गति अवस्था में है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ज्वार भाटा उठते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर, उनसे भी अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ज्वार भाटा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अगर हम देश की बात करें तो वो है जापान। जापान आप देखेंगे और चीन आप देखेंगे, ये दो देश आपको देखने को मिलते हैं जो ज्वार भाटा मतलब जो समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं उनसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये जो है असीमित स्रोत हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के असीमित स्रोत। लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी जब तक आपको सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती रहेगी, सूर्य से जब तक आपको प्रकाश प्राप्त होता रहेगा तब तक आपको जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। जब तक भूगर्भीय ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, भूमि के अंदर जब तक ऊर्जा है, भूमि का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और भूगर्भीय ऊर्जा भी लगातार हमको प्राप्त होती रहेगी। पवन वायु के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है, वर्षा के पानी से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वार भाटा जो समुद्र के अंदर उठती हैं बड़ी बड़ी लहरें, उनसे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी ऊर्जा असीमित ऊर्जा है, असीमित स्रोत हैं ऊर्जा के। अब बात करते हैं सीमित स्रोत, जो कुछ समय के लिए ही हमको ऊष्मा दे सकते हैं, कुछ समय के लिए ही इनको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसके पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं और इनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता। सीमित स्रोत वो स्रोत होते हैं जो एक सीमा तक जिनका उपयोग किया जा सकता है। जब इनकी जो सीमा जो है खत्म हो जाएगी उसके पश्चात जो है इन स्रोतों का उपयोग करके ऊष्मा प्राप्त नहीं की जा सकती, इनको ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब पेड़ पौधों की जो छाल होती है, पेड़ पौधे जो सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, मृत पदार्थ पाए जाते हैं, मृत जीवाश्म पाए जाते हैं, मृत जीवों की जो पूरी बॉडी होती है उससे जो ईंधन प्राप्त होता है उसको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। यह जीवाश्म ईंधन एक बॉडी से केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है, या जो हम बात करें सड़े गले पदार्थ होते हैं या फिर पौधे जो होते हैं जब वो गल जाते हैं तो उनसे भी हम जब वो नष्ट हो जाते हैं तो उनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसको जीवाश्म ऊष्मा कहा जाता है। और ये जीवाश्म ऊष्मा ईंधन के रूप में यूज की जाती है। तो जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है वो भी एक सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग हो जाने के पश्चात पुनः इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। कोयला को एक बार जलाने से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस कोयले से बनी राख को पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए ये कैसे स्रोत में गिने जाते हैं, इनको सीमित स्रोत में गिना जाता है, क्योंकि एक समय के पश्चात ये नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं होंगे, तो कोयला आप कहां से प्राप्त करेंगे। उसी तरीके से पेट्रोल, चूंकि पेट्रोल आप देखेंगे पेट्रोलियम गैस, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं सारे ही पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म से ही मिलकर बने होते हैं। ये जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं, जीवाश्म पदार्थ जब मिट्टी के अंदर हजारों वर्षों तक दबे रहते हैं तो वो पेट्रोल के माध्यम से पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका उपयोग फिर हम जो है पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस इसके रूप में करते हैं। खास तौर पे हम पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में करते हैं। तो आप देखेंगे कोयला, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस हैं, इनका एक बार उपयोग हो जाने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। लगातार ये प्रकृति से क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अधिक मात्रा में इनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये जो है प्रकृति में एक समय पश्चात जो है उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए इनको जो है सीमित स्रोत में रखा गया है। फिर बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। उसी तरीके से जब परमाणु आपस में टूटते हैं तब भी ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। उस ऊष्मा का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, या इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो हमारे उपयोग में लाई जाती है ना। इसलिए परमाणु से भी हम क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है परमाणु ऊर्जा। परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो वो टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जब परमाणु आपस में टूटते हैं तो भी उनसे क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस ऊष्मा का हम उपयोग करते हैं। तापीय विद्युत ऊर्जा, ताप से विद्युत बनाई जाती है और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग भी हम करते हैं, तो ये भी एक सीमित ऊष्मा है।
पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा तो उससे विद्युत ऊर्जा लगातार बढ़ती रहेगी। पृथ्वी का तापमान जो है वो एक सीमा से अधिक होने पर या एक सीमा से कम होने पर दोनों ही हानिकारक होता है। अगर आप देखेंगे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर तापमान लगातार कम होता जाएगा तो हम उससे क्या नहीं बना पाएंगे, तापीय ऊष्मा नहीं बना पाएंगे। तापीय ऊष्मा नहीं बना पाएंगे तो इससे भी जो है तापीय विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी लगातार कम होती रहेगी। तो पृथ्वी का गर्म रहना, उससे भी क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, जिसको तापीय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से आप असीमित स्रोत और सीमित स्रोत को देख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ईंधन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ईंधन आपको 3 रूप में देखने को मिलते हैं। द्रव्य रूप में देखने को मिलेंगे जिससे ईंधन प्राप्त करते हैं हम, द्रव्य रूप में, ठोस रूप में और गैस रूप में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ईंधन मान की, कैलोरी मान की या ऊष्मीय मान की, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ईंधन मान किसे कहते हैं, ठीक है, कैलोरी मान किसे कहते हैं या फिर ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। तीनों पर आपका तीनों एक ही नाम है। ईंधन मान किसे कहते हैं, कैलोरी मान किसे कहते हैं और ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा प्राप्त होगी उसको क्या कहा जाएगा, ईंधन मान कहा जाएगा या कैलोरी मान कहा जाएगा या फिर ऊष्मीय मान कहा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा प्राप्त होगी उसको उस ऊष्मा मान को जो है ईंधन मान कहेंगे, कैलोरी मान कहेंगे या फिर ऊष्मीय मान कहेंगे, ठीक है, ईंधन को जलाने पर। अब बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल हम जो उसकी शुद्धता की जो जांच होती है वो किस पैमाने पर करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 24 कैरेट पर जो है हीरे की शुद्धता की माप की जाती है, ठीक है। जो 24 कैरेट का हीरा होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो उसी आधार पे आप देखेंगे कि पेट्रोल जो होता है उसको किस पैमाने पर मापा जाता है, तो उसको ऑक्टेन पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। अगर बात हो रही है पेट्रोल की तो पेट्रोल को किस पैमाने पर मापा जाता है, तो ऑक्टेन पैमाने पर मापा जाता है। डीजल को जो है सीनेट पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। मतलब उसकी शुद्धता ऑक्टेन पर आधारित होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो कैरेट को किस में हीरे की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। तो उसी तरीके से पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन में मापी जाती है और डीजल की शुद्धता सीनेट में मापी जाती है। तो दोनों याद रखना है ना, पेट्रोल जो होते हैं या पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनकी शुद्धता ऑक्टेन में मापी जाती है और डीजल वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी शुद्धता को सीनेट में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं द्रव्य ईंधन। द्रव्य ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिनको हम द्रव्य ईंधन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका नेटेलाइट। नेटेलाइट एक ईंधन है जिसको जलाने से ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो है पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। जहां पर पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है ऐसे स्थानों पर नेटेलाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो नेटेलाइट पदार्थ है ये डाई एथिल ईथर और एथिल अल्कोहल के मिश्रण से बनता है। डाई एथिल ईथर और एथिल अल्कोहल के मिश्रण से क्या बनता है, आपका नेटेलाइट बनता है, ठीक है। तो दोनों का मिश्रण याद रखना है। और इसको हम किस रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो पेट्रोल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो क्षेत्र होते हैं जहां पेट्रोल कम मात्रा में पाया जाता है परंतु वहां नेटेलाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वहां पर नेटेलाइट को पेट्रोल के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो नेटेलाइट का मिश्रण भी याद रखना है, डाई एथिल ईथर और उसके साथ एथिल अल्कोहल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, नेटेलाइट कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसको कहा जाता है, या पावर अल्कोहल का उपयोग भी हम पेट्रोल के स्थान पर करते हैं। जहां पर पेट्रोल की मात्रा कम पाई जाती है या पेट्रोलियम पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में हम पावर अल्कोहल का उपयोग करते हैं। और ये जो पावर अल्कोहल होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर पेट्रोल होता है, कोयला होता है और बेंजीन होते हैं। इन तीनों का मिश्रण पाया जाता है किसके अंतर्गत, पावर अल्कोहल के अंतर्गत। जिसमें आप देखेंगे पावर अल्कोहल में वो पेट्रोल पाया जाता है,
एल्कोहल पाया जाता है और बेंजीन पाई जाती है। इन तीनों के ही मिश्रण को क्या कहा जाता है? पावर एल्कोहल कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे पेट्रोल और एल्कोहल का जो अनुपात पाया जाता है वो 1.4 अनुपात पाया जाता है। दोनों 1.4 के अनुपात में पाए जाते हैं। पावर एल्कोहल में पेट्रोल और एल्कोहल दोनों ही 1.4 के प्रतिशत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोल, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करें, ये हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ होता है। हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ होता है, उसका मिश्रण होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन का पदार्थ या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है वो पेट्रोल कहलाता है। और अपन देखेंगे कि राजस्थान के जो भांडेर में है, राजस्थान के भांडेर में आपको बहुत सारे पेट्रोलियम खदानें या पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलेंगे। राजस्थान के भांडेर में आपको बहुत सारे पेट्रोलियम भंडार देखने को मिलेंगे, भंडार देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आर टेट में पूछा जा चुका है, राजस्थान टेट में पूछा जा चुका है। राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती रही है उसके अंतर्गत जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत। पेट्रोल या हाइड्रोजन कार्बन की बात करें तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और इसका मिश्रण कौन होता है? पेट्रोल। राजस्थान का जो भांडेर वाला क्षेत्र है, राजस्थान का जो भांडेर वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे आपको भंडार देखने को मिलेंगे पेट्रोल के। और यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था राजस्थान की जो परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती, आर टेट। ठीक है, आर टेट। अब हम बात करते हैं डीजल। 4th नंबर पे आप देखेंगे डीजल। देखिए ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, नेटेलाइट, पावर एल्कोहल और पेट्रोल, ये द्रव्य ईंधन है, याद रखना। अब बात करते हैं 4 नंबर पे डीजल। देखिए डीजल की हम बात करें तो डीजल भी एक क्या है? उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ है जो कि पेट्रोल के समान ही होता है, लेकिन जो पेट्रोल से ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, पेट्रोल से ज़्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, इसमें पेट्रोल से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो वो डीजल के अंतर्गत। मतलब डीजल से, पेट्रोल से अधिक हाइड्रोकार्बन डीजल में पाए जाते हैं। तो डीजल जो है उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ होता है और इसका भी स्थान जो है पेट्रोल से अधिक होता है इसमें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है। केरोसिन भी आप देखेंगे तो ये डीजल से भी उच्च होता है। केरोसिन सबसे उच्च होता है क्योंकि इसके अंतर्गत भी हाइड्रोकार्बन की मात्रा डीजल की तुलना से अधिक होती है। हाइड्रोकार्बन की मात्रा डीजल से अधिक उच्च हाइड्रोकार्बन होता है ये, क्योंकि ये डीजल से अधिक इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, इसका उपयोग, केरोसिन का उपयोग डामर फैक्ट्री में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। देखिए केरोसिन का उपयोग जो है वो डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। और ये जो प्रश्न पूछा जा चुका है हरियाणा, है ना, एच टेट 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है एच टेट HTET 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। केरोसिन के ऊपर प्रश्न बन चुका है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है? डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और औषधीय पदार्थ बनाने में केरोसिन का उपयोग किया जाता है, जो कि उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है। डीजल से भी अधिक उच्च मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं इसमें। फिर बात करते हैं एलपीजी। देखिए एलपीजी पर मैंने डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा। एलपीजी का फॉर्म भी याद रखना है, द्रव्य पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये आपका इंग्लिश में नाम हो जाएगा और हिंदी में हो जाएगा द्रव्य पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था 2013 यूपी टेट में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका एक एलपीजी का दूसरा भी नाम है कुकिंग गैस, क्योंकि हम घर में इसको कुकिंग करने के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको कुकिंग गैस भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलेगा? ईथर देखने को मिलेगा, ब्यूटेन देखने को मिलेगा और प्रोपेन देखने को मिलेगा। इनका मिश्रण पाया जाता है एलपीजी में, तो एलपीजी आपको याद रखना है।
ठीक है। एलपीजी आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। मिश्रण देख लीजिए 2017 यूपी टेट 2017 में पूछा गया, मतलब दोनों ही प्रश्न दोनों ही बार 2013 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। यूपी टेट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश टेट की बात हो रही है। यूपी टेट उत्तर प्रदेश टेट में पूछा गया है। द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। एलपीजी में ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। अब बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी का देखिए, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म जो है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में इसका नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये देखिए प्राकृतिक गैस, तो दोनों में याद रखना है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। क्या नाम हो जाएगा सीएनजी का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये राजस्थान में भी पूछा गया है प्रश्न, और ये उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है। दोनों ही शिक्षक भर्तियों में, चाहे वो राजस्थान की शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब हम बात करते हैं ठोस ईंधन की। ये मैंने आपको द्रव्य ईंधन के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं ठोस ईंधन की। ठोस ईंधन में आपको देखने को मिलेंगे, देखिए कितने सारे पॉइंट आपको ठोस ईंधन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ठोस कोयला। ठोस कोयला की अगर हम बात करें, ये पहला प्रकार हो जाएगा। एक होता है ठोस कोयला, है ना, जिसको जो है कास्ट कोयला भी कहते हैं। कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, कास्ट कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। नाम सुने होंगे आपने। कोयले की बात करें, कास्ट कोयला, कोयले की बात करें तो, क्योंकि कोयले को जलाने से भी तो ईंधन प्राप्त होता है ना, कोयले को जलाने से भी ईंधन प्राप्त होता है, इसलिए ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, जिसमें कास्ट कोयला पहले कास्ट कोयले को 4 प्रकार से समझिए आप। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। अब देखिए किसमें कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न बनता है, याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। याद रखना 90 से लेकर 98% कार्बन की मात्रा आपको एंथ्रेसाइट कोयले में देखने को मिलेगी। ये कोयले के प्रकार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला 90 से 98% एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है ना। एंथ्रेसाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है 90 से 98%। बिटुमिन्स कोयले की बात करें तो बिटुमिन्स कोयले में बिटुमिन्स में तो थोड़ा सा कम पाया जाता है, 80 से 85 तक पाया जाता है। 80 से 85%, 80 से 85% कार्बन आपको बिटुमिन्स कोयले में देखने को मिलेगा। मतलब 80 से लेके 85% कार्बन की मात्रा आपको बिटुमिन्स कोयले में देखने को मिलेगी। इसकी जो मात्रा है वो आगे पीछे चेंज होती रहती है, लेकिन आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बिटुमिन्स कोयले को मुलायम कोयला, घरेलू कोयला, इन 2 नाम से भी जाना जाता है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। बिटुमिन्स कोयले को 2 नामों से जाना जाता है, मुलायम कोयला और घरेलू कोयला। याद रखना है ये आपको, ठीक है। बिटुमिन्स कोयले को 2 नामों से जाना जाता है, मुलायम कोयला, घरेलू कोयला। फिर बात करते हैं लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में 60 से 70% तक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और इसको लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। फिर सबसे लास्ट आता है 4th नंबर पे पीट कोयला। पीट कोयला में 50 से 60% तक कार्बन पाया जाता है। पीट कोयले की अगर हम बात करें तो पीट कोयले में 50 से 60% तक कार्बन पाया जाता है, 50 से 60%। सबसे कम अगर हम देखेंगे कार्बन पीट में पाया जाता है, और ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम प्रतिशत मात्रा में किस कोयले में सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो वो पीट कोयला होता है। और डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एंथ्रेसाइट कार्बन में। एंथ्रेसाइट
एंथ्रेसाइट कोयले में, ठीक है। और नाम भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे आप ये दूसरे नंबर पे आपको कोक देखने को मिलेगा। बहुत बार आपने सुना होगा नाम, ये भी कोयले का एक रूप है। ये भी क्या है? कोयले का एक रूप है। लेकिन एक कैसा कोयला है? धुआं रहित कोयला है, जलाने से धुआं नहीं निकलता है। धुआं रहित कोयला है, जलाने से इसमें कोयला नहीं निकलता है। बड़ी बड़ी महानगरों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी रहती हैं, ऐसे स्थानों पर अधिकांश कोक कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में धुआं ना निकले, वायु प्रदूषण ना हो, ठीक है। तो कोक जो कोयला होता है इसमें धुआं रहित कोयला है ये। इसमें कोयले में जो है जो धुआं बहुत कम निकलता है। फिर बात करते हैं चारकोल। ये तो आपको पता होगा कि चारकोल कैसे बनता है। लकड़ियों की चाल से, लकड़ियों से भी चारकोल बनाया जाता है। हड्डियों को गलाने से, हड्डियों को जलाने से भी चारकोल बनता है। खास तौर पे ये जहरीला होता है, मतलब इसकी गंध जो है बदबूदार होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लकड़ियों से भी चारकोल बनाया जाता है, हड्डियों से भी चारकोल बनाया जाता है। ये भी कोयले का एक प्रकार है। तो देखिए कोयले में आप देखेंगे जिससे ईंधन प्राप्त होता है, कोयले से तो ईंधन प्राप्त होता ही है। तो कोयले में आप देखेंगे काष्ठ कोयला, काष्ठ कोयला जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमेंट, लिग्नाइट और पीट मैंने आपको बताया। कोक में धुआं रहित कोयला होता है। कोक क्या होता है? धुआं रहित कोयला होता है। और चारकोल भी लकड़ी का चारकोल होता है या हड्डियों का चारकोल। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको कार्बन हीरे में देखने को मिलता है, 100%। 100% कार्बन पाया जाता है हीरे के अंतर्गत। वहीं आप देखेंगे काजल, काजल जो होता है ना, उसके अंतर्गत 99% तक कार्बन पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट में 94% के लगभग 94% कार्बन पाया जाता है ना। इसका मान आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है। ये चीज़, तीनों चीज़ याद रखना है। हीरे की बात होगी तो आपको समझ में आएगा कि हीरे में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। काजल में 99% तक कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट में 94% कार्बन पाया जाता है। आप थोड़ी सी गैस देख लीजिए जिसके अंतर्गत भी आपको बहुत सारे ईंधन के रूप में, बहुत सारी गैसों का हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि वायु अंगार गैस, एक क्या नाम आता है? एक नाम आता है वायु अंगार गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं और नीली गैस भी कहते हैं। वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं और नीली गैस भी कहते हैं। ये बनती कैसे है? ये बनती है, इसके अंतर्गत 70% इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, 25% तक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने प्रतिशत? 25%। और 4% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इन तीनों का मिश्रण, और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर नीली गैस। तो आपको याद रखना है, वायु अंगार गैस के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है, किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस को कहते हैं। या नीली गैस किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस या नीली गैस में क्या क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तीनों नाम याद रखना है। फिर आता है जल गैस या अंगार गैस। जल गैस या अंगार गैस किसको कहा जाता है? या जल गैस या फिर अंगार गैस किससे मिलकर बना होता है, जिससे हम ईंधन प्राप्त करेंगे? तो इसमें देखेंगे 49% तक, 49% इसमें हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और 4.5% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। 3 गैसों का मिश्रण जल गैस या फिर अंगार गैस में पाया जाता है। दोनों एक ही गैस के नाम हैं, तो दोनों नाम याद रखना है आपको। जब जल गैस की बात होगी या अंगार गैस की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 का मिश्रण पाया जाता है जल गैस में या फिर अंगार गैस में। प्रतिशत भी याद रखना, हाइड्रोजन 49% तक पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी 45। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% पाई जाती है और 4.5 मतलब 4.5%
आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी जल गैस में फिर या फिर अंगार गैस में। ठीक है, तो इतने सारे ईंधन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो या फिर आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।